नमस्कार, मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी तीरथ सिंह रावत ने संभाल ली, जिसके बाद से मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है, लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि क्या देवभूमि में नए मुखिया और नए प्रशासन के बाद अब नया मंत्रिमंडल भी गठित होगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उत्तराखंड का मंत्रिमंडल किस तरीके से होगा, क्योंकि हमने आपको आज अब से थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे मुखिया बदलते ही प्रशासक भी बदलने शुरू हो गए हैं। प्रशासकों की नियुक्ति होने लगी है, क्योंकि सरकार जो भी हो, काम काज को और सरकार के वायदों को जमीन पर अगर कोई उतारता है तो प्रशासनिक अमला है। तो सरकार ने प्रशासनिक अमला भी बदलना शुरू कर दिया है, और ये एक नियम है। जब भी नई सरकार आती है, सरकार में कोई नया चेहरा आता है, नए मुखिया आते हैं, तो फिर प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। अब सवाल उठता है कि प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत तो हो गई, लेकिन मंत्रिमंडल वो किस तरीके का होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप किस तरीके का होगा। क्या पुराने मंत्रिमंडल के लोगों को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जो खाली 3 मंत्री के सीट थे उनको भरा जाएगा, क्या जो पुराने थे उनमें से कुछ को आउट किया जाएगा, या फिर कुछ नए चेहरों को अंदर किया जाएगा, क्या जो लोग रहेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, किसी को डिमोट भी किया जा सकता है। क्योंकि जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कुछ मंत्रियों की शिकायत भी की थी कि उनके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो फिलहाल उत्तराखंड में इस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। हर शख्स जो सियासत में दिलचस्पी रखता है या जो नहीं भी रखता है, वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिरकार मंत्री कौन होगा और किन मंत्री को बाहर किया जाएगा। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मुन्ना सिंह चौहान जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रविंद्र आनंद हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़ने वाली हैं, उनका वेट करते हैं। लेकिन शुरुआत कर देते हैं। ब्रजेश, पहले मैं आपसे ही आऊंगा। मुखिया बदल गए, मुखिया बदलने के साथ ही परिपाटी होती है कि प्रशासनिक फेरबदल होते हैं, उसकी भी शुरुआत हो गई है। लेकिन आज उत्तराखंड में हर शख्स ये चर्चा कर रहा है, जो सियासत की समझ रखता है या नहीं रखता है, कि भाई मेरे जिले को, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, लंबे वक्त से उन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, मुझे मिलेगा। कोई जातिगत आधार पर कह रहा है कि मेरी जाति वाले को मिलेगा, गढ़वाल वाले बोल रहे हैं मुझे मिलेगा, कुमाऊं वाले बोले मुझे मिल रहा है, कोई बोल रहा है एक्सपीरियंस्ड होगा, कोई बोल रहा है फ्रेशर्स आएंगे, युवा जोश होगा। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में सरकार बन गई है, यानी कि सरकार के मुखिया तय हो गए हैं। लेकिन जिसे सरकार कहते हैं वो पूरी कैबिनेट के साथ होती है। अभी तक मंत्रालय तय नहीं हुए हैं, मंत्री तय नहीं हुए हैं, कौन कौन मंत्री होगा भी इसको लेकर कसमकस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कयास 4 दिन पहले लग रहे थे कि नेतृत्व परिवर्तन होगा तो मुखिया कौन होगा, अब कयास लग रहे हैं कि मुखिया तो आ गया है, लेकिन मुखिया के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगा कुछ लोगों को या कुछ लोगों को रिवार्ड मिलेगा, इस तरह के तमाम कवायद है। लेकिन देखिए, एक बात समझिए, 1 साल से भी कम का समय बाकी है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यह है कि जो अंदर खाने, जो खींचतान त्रिवेंद्र सरकार में चल रही थी, उस खींचतान को खत्म करना, यानी गुटबाजी को पार्टी के अंदर खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती भी और प्राथमिकता भी है। ऐसे में मंत्रिमंडल में जो जगह पाएगा
वो इसी समीकरणों के आधार पर पाएगा। जातीय समीकरण सेट करने होंगे, गढ़वाल और कुमाऊं की सियासत को मद्देनजर रखना होगा, और सबसे अहम बात यह है कि पुरानी सरकार और नई सरकार, ऐसा ना हो कि जब नया मुखिया आया तो लोगों को लगे कि पुराने लोग हाशिए पर चले गए। कभी एक गुट गुटबाजी कर रहा था, कल दूसरा गुट करने लगे। ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए न सिर्फ जो 8 मंत्री थे, 8 मंत्रियों को भी परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जा रहा है, उनको साथ रहने या अलग करने के हानि लाभ का आकलन किया जा रहा है, और उसके आधार पर उनमें किसको शामिल किया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, यह तय किया जाएगा। लेकिन इसके साथ कई नए चेहरे हैं जिनको यहां पर तवज्जो दी जा सकती है, और खासकर जाति समीकरणों को साधा जाएगा। अनुसूचित जाति से एक चेहरा सामने आ सकता है। अगर आप बात करें जो है गढ़वाल से, तो गढ़वाल के रेंज में आपको कम से कम 4 से 5 नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। जो है कुमाऊं से मिल सकता, तो ओवरऑल आपको 11 लोग चुनने हैं। 11 लोगों में जो अभी तक संभावना है कि कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर और पीछे 4 सालों में उनके विभागों में जिस तरीके से कुछ गड़बड़ झाला हुआ, कुछ करप्शन के चार्जेस लगे, वो तमाम चीजें उसके आधार पर उनकी छटनी भी हो सकती थी। ये सब पूरा कॉकटेल बनना है। कल यहां पर दुष्यंत गौतम एक बार फिर आ रहे हैं, उत्तराखंड के प्रभारी बंशीधर भगत रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, और सभी लोग मिल करके संभावना यह है कि कल हो सकता है नामों पर सहमति जताई जाए, उसके बाद मंत्रिमंडल का ऐलान होगा। तो अब इंतजार करना होगा कि कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा। ठीक है ब्रिजेश, आप जुड़े रहिए, और ठीक है आप बने रहिए। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान साहब जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर आप बताइए कब तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि लगातार जो वक्त है वो खिंचता जा रहा है, और ब्रिजेश ने एक बड़ी एग्जैक्ट बात कही है, मुखिया बदला है और सरकार तब तक पूर्ण नहीं होती है जब तक पूरा मंत्रिमंडल डिसाइड ना हो जाए, मंत्री ना बन जाए, मंत्री शपथ ना ले, और विभागों का बंटवारा ना हो जाए कि किसको कौन सा मंत्रालय बने मिलेगा, क्योंकि खींचतान मंत्रालय को लेकर ही बड़ी होती है। नहीं, ब्रिजेश जी ने काफ़ी हद तक जो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अभी जल्दी से जल्दी उनके नामों का ऐलान करके उन सबको शपथ दिला करके और फुल स्विंग में सरकार को काम पर लगना है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन में भी यद्यपि संविधान के आर्टिकल 164 के मुताबिक ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नामों की सिफारिश करके राज्यपाल महोदय उनको नियुक्ति दें, लेकिन व्यवहारिकता में यही होता है डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो बाकायदा जो पार्टी की लीडरशिप है एट द स्टेट लेवल प्लस एट द नेशनल लेवल, वो लीडरशिप के कंसल्टेशन से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के नामों का चयन करेंगे। तो जाहिर तौर पर इस पूरे प्रक्रिया में 1 या 2 दिन का समय लग सकता है और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और निश्चित रूप से चूंकि प्रचंड बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, 57 असेंबली मेंबर्स हैं, तो और यदि सभी मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों की नियुक्ति होती है तो भी अधिकतम 11 की ही नियुक्ति हो सकती है। तो जहाँ तक सवाल है, हम तो ये मान करके चलते हैं कि सभी विधायक योग्य भी होते हैं, सभी चुन करके भी आते हैं, सब पे जनता का समर्थन भी होता है, लेकिन व्यवहारिकता यही होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो निर्धारित संख्या है, जैसा हम सब जानते हैं कि अब तो अपर कैपिंग है उसके अंदर 11 से अधिक मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो उसी व्यवस्था के तहत और तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके मैं उसको एक एक करके गिनाना आवश्यक नहीं समझता, लेकिन ब्रिजेश जी ने जैसा कहा सभी पहलुओं को, सभी प्रकार के संतुलन को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय करेंगे। सर आपने भी बड़ी बातें, बहुत आदर्श बातें आपने कही हैं। मैं बस एज ए पार्टी के स्पोक्स पर्सन आपसे समझना चाहता हूं कि
आपकी पार्टी में जो बातचीत चल रही है, क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन, आपको पता तो होगा, तो क्या चीजें चल रही है अंदर खाने में? बस आपकी पार्टी के अंदर की चीजें अभी समझना चाहता हूं कि क्या बातचीत चल रही है, कोई डेडलाइन दे सकते हैं कब तक होगा? देखिए, आपने मुझसे कहा, देखिए सही बात है, मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ। जी। मेरा काम बुनियादी तौर पर पार्टी के घोषित कार्यक्रमों की और सरकार के कामकाज की, संगठन की समय समय पर आप जैसे सम्मानित समाचार माध्यमों के साथ उसकी जानकारी शेयर करना, उसके बारे में अवगत कराना रहता है। और कहीं पर कोई क्लैरिफिकेशन होता है तो उस क्लैरिफिकेशन को जारी करने का। इस बात को कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि उसको प्रीमेच्योर तरीके से पब्लिक डोमेन में उसका डिस्कशन नहीं हो सकता। वो क्लोज रूम डिस्कशंस होते हैं पार्टी के अंदर, और जब उस पे अंतिम निर्णय होता है तो निश्चित रूप से बहुत आदरपूर्वक आप सब लोगों को उसके बारे में सूचित किया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। आप सर प्लीज, हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी जुड़ गई हैं, आम आदमी, ये कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। मैम, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप लेट आई बहुत। अब जब आप जुड़ी तो आप मुस्कुरा रही थी, आपको लगता है आप पीछे से आप जो खेल है उसको देख के आप कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बहुत खुश हो रही है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है? जी बिल्कुल। जैसे कि बस 2 लाइनों में अपनी बात को समझा दूंगी मैं कि आज प्रदेश की जनता क्या सोच रही है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था, इंतजार जिसका ये वो शहर तो नहीं। तो जिस उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दी थी, वो आज ये नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने जिस विधायकों को चुन करके सदन में भेजा था, आखिर उन विधायकों में ऐसा कौन सा असंतोष व्याप्त था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कि अचानक बजट सत्र को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित करके और मुख्यमंत्री को बुला लिया जाता है, और फिर 3 दिन के अंतराल में ही एक नया मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है प्रदेश पर, जो कि खुद जो है विधायक नहीं है। तो अभी मुन्ना सिंह जी कह रहे थे कि जनता ने विधायकों को चुना था और विश्वास दिखाया था अपना भाजपा पर। तो सवाल यही उठता है कि जब जनता ने विधायकों को चुना था और विश्वास दिलाया था और आपको प्रचंड बहुमत दी थी, तो आपने जनता के विश्वास के साथ कुठाराघात करने का प्रयास क्यों किया है? क्योंकि जनता ने तो विधायक को चुना था कि ये सारे जो हम 57 विधायक भेज रहे हैं, शायद इन्हीं में से कोई ऐसा चेहरा होगा जो प्रदेश में सरकार को आगे लेके जाएगा और जनता के हित के लिए काम करेगा। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि आला कमान जो है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, उसे विधायकों पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए वहां से डिप्यूट करके एक आपने चीफ मिनिस्टर को सौंप दिया। ठीक है, दूसरी बात, ये तो चलिए इनका अंदरूनी मामला है, बट क्योंकि इससे प्रदेश में पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, इसलिए ये मामला हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी था, मेरे ख्याल से आने वाले समय में वही जो है सामना डिफिकल्टी का तीरथ सिंह रावत को भी जो है फेस करना पड़ेगा। TSR 1 ने जो फेस किया है, TSR 2 भी वही फेस करेगा। चलो उस पर हम आगे बात करेंगे, उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी तो चलिए अच्छी बात है, शपथ लिया, अच्छी बात कीजिए आप लोग कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि भाई भलाई तो सब चाहते हैं कि उत्तराखंड के साथ अच्छा हो, उत्तराखंड के भविष्य की बात हो। रविंद्र आनंद हमारे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के। रविंद्र जी, ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है उत्तराखंड के सियासत में, आपकी पार्टी कोशिश कर रही है दिल्ली के बाद पंजाब से बाहर निकलकर कहीं और भी आप जाएं, और बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट से। तो इस सिनेरियो से आपको ये लग रहा है कि अगर पब्लिक बीजेपी कांग्रेस से हटकर किसी तीसरे विकल्प के बारे में सोचती है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी उस स्पेस को कवर कर पाए? जी देखिए, ऐसा है कि ये जो 4 साल का कार्यकाल रहा है ना माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का रहा है, वो 0 वर्क, हम फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि 0 वर्क मुख्यमंत्री। और दूसरी बात, इस बात पर जो मोहर लगाने का काम किया है वो भाजपा की आला कमान ने किया है, क्योंकि मुझे आकार देंगे, हमारा मुख्यमंत्री जो होगा वो बदला नहीं जाएगा। ये परेड ग्राउंड में
उनके रैली के शब्द हैं। और हुआ क्या, भाग के वही 3 पात, रातों रात इनको बदल दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बात हम कह रहे थे कि 0 वर्ग मुख्यमंत्री है, हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री जी फेल थे। देखिए कमजोर नेतृत्व था, और खुद अगर वो बात करें ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की तो वो हर मोर्चे पर फेल रहे। और इसको जनता के सामने ले जाने का, जनता के सामने रखने का हमने काम किया है। और इनके खुद के विधायक, खुद के मंत्रियों ने कहा है 0 टॉलरेंस की सरकार पर कि यहाँ पर घोटाले हुए हैं। सतपाल महाराज जी ने सूर्यधार झील को लेकर के खुद सवाल उठाए, निशंक जी ने कुंभ के मेले को लेकर के खुद सवाल उठाए, पूरन सिंह फर्तियाल जी ने जो इन्हीं के विधायक हैं, रविंद्र जी, उन्होंने खुद सवाल उठाए कि वहां पे घोटाला हुआ है। ओवरऑल आप पिछले 4 साल के कामकाज को आपकी पार्टी नहीं, आपने पिछले 4 साल के जो कामकाज थे उसको नकारा, आप नकार दे रहे। मैंने आप पूछा था कि आपका स्पेस कहां से आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो बीजेपी कांग्रेस वाली बात चलती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, फिर रोटी उत्तराखंड की जनता पलट देती है। दोनों पार्टियों को 20 साल में 10-10 साल दे करके जनता ने देख लिया है। 22 में आपको दे, 22 में आपको दे, आप ठीक है। दोनों पार्टियों को देखते हैं, कुछ नहीं बदला उत्तराखंड में, आज भी बुरा हाल है। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, एक मिनट सर, ठीक है, मैं मुन्ना सिंह चौहान के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रजेश जी से एक जल्दी से कमेंट। ब्रजेश, जो पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या है कि विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ, या जो सत्तानसीन जहां जहां पर भी बीजेपी है उसके खिलाफ केवल उस आपदा का इंतजार करती है। और बीजेपी उनसे 2 कदम आगे इसलिए चलती है क्योंकि वो आपदा को भी अवसर में बदल देती है। ये जिसके इंतजार करते हैं, अब आप समझिए, तीरथ सिंह रावत को सीएम प्रेजेंट करने के बाद मुझे लगता है आधे से ज्यादा सियासत खत्म हो गई। अगर यहाँ पर चेहरा निशंक होते तो सवाल उठ गए होते, अगर यहाँ पर चेहरा भट्ट होते तो सवाल उठ गए होते। लेकिन आज सुबह भी हम लोग जब डिबेट पे बैठे थे तब भी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ये कह रहे थे कि एक आपने सज्जन और इनोसेंट व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप बेचारा ही सही, लेकिन आप ये बात तो मान रहे हैं ना कि तीरथ सिंह रावत के साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा माइलेज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो 1 साल के अंदर अगर वो डैमेज कंट्रोल कर पाते, यानी कि जो विधायकों के बीच में जो असंतोष है, जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर खाने, अगर वो यहाँ पर निकाल, अब सवाल ये है कि कांग्रेस इसका फायदा कैसे उठाएगी। कांग्रेस के पास खुद 2 फाड़ है। अगर हरदा और इसके साथ ही इंदिरा हृदय की बात करें तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आकर के खड़े हैं। अगर आपके पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रीतम सिंह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, तो कांग्रेस के अंदर खुद इतनी गुटबाजी है। जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी अभी ना तो काडर इतना बड़ा कर पाई और नक्कद इतना बड़ा बना पाई है उत्तराखंड के अंदर। तो सवाल ये है कि आप लोग खुद को मजबूत किए बगैर केवल सामने वाले की गलती में अपने अवसर ढूंढना, क्या कितनी बड़ी बुद्धिमत्ता है। आपको जो 5 साल स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पर भूमिका आप लोगों के पास आ रहा हूं। तो ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है रविंद्र जी, 1 मिनट। प्रतिमा जी आप 1 मिनट। मुन्ना सिंह चौहान जी, आप पर बड़ी सारे आरोप लग रहे हैं सर, तो उस तमाम आरोपों का आप जवाब कोशिश कीजिएगा 1 से 1.5 मिनट में दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं। जो बात ब्रिजेश ने कहा मैं उसको फॉरवर्ड कर देता हूं कि एक साफ सुथरी छवि तो है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जब आम आदमी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने सीएम को लेकर कहा कि वो साफ सुथरे छवि के हैं। तो एक तो आपके लिए बेनिफिट है कि सीधे सीएम पर कोई टारगेट नहीं कर पा रहा है, तो वहां से आप आगे कैसे बढ़िएगा, रोड मैप क्या होगा पार्टी का? देखिए, हमारे पास सारे एडवांटेज है। पहला एडवांटेज हमारे पास यह है कि जो 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार चलाई, उसमें भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी किसी प्रकार का आरोप उस सरकार के खिलाफ नहीं लगा। पॉलिटिकल चेंजेज और रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता रहता है। और हमारा नेतृत्व तो इतना परिपक्व और इतना मेच्योर्ड है कि वो परिस्थितियों के अनुसार लीडर्स के रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज करता रहता है। दूसरी बात,
जो हमारे चीफ मिनिस्टर आए हैं उनके पास इतना विशाल अनुभव है, उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है पार्टी के अंदर। वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर के विधान परिषद के सदस्य, अंतरिम सरकार में मंत्री, उसके बाद प्रदेश के महामंत्री, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष, उसके बाद विधायक और उसके बाद लोकसभा के सांसद और उसके बाद आज मुख्यमंत्री बने हैं। और इस पूरे ट्रैक रिकॉर्ड में उनके ऊपर सुई के नोक के बराबर भी किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश तक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे एडवांटेज के एडवांटेज है। भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड है, वर्कर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, आपने कल भी देखा होगा, तो लोग दांतों तले अंगुली दबा करके बैठे हुए थे। कितने प्रचंड बहुमत के बावजूद जब ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा तो उसमें एक जिसे कहते हैं पत्ता भी नहीं खड़केगा। तो हमारे पास त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार ने गुड गवर्नेंस के नाम पर, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के नाम पर, अकाउंटेबल गवर्नमेंट के नाम से और वॉर ऑन करप्शन के, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन जो बेंचमार्क सेट किया है। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत जी ने कहा है कि मैं उस अभियान मुझे गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जी बोलिए। ठीक है, तीरथ सिंह रावत जी निश्चित रूप से सर 2022 सर मेरे पास टाइम नहीं है सर, वक्त खत्म हो रहा है। इससे भी बड़ा बहुमत दिलाने में सफल होंगे। ठीक है, प्रतिमा जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ये आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रही है कांग्रेस। अगर ये नेतृत्व परिवर्तन ना भी होता तो भी जो भी यहाँ पे स्थितियां और परिस्थितियां पिछले 4 सालों से देवभूमि की जनता भुगत रही है, वो खुद पे खुद 2000 मन अपना बना चुकी थी कि 2022 में भाजपा को उनकी सही जगह दिखाएगी। ठीक है, तो हमें आपदा में अवसर की कोई जरूरत नहीं है। आपदा में अवसर तो प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी खोजते हैं, जिन्होंने पीएम केयर फंड का अब तक हिसाब नहीं दिया। चलिए, ये तो दूसरी बात है। मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी कहा, वहां मत जाइए मुन्ना जी प्लीज। सर नहीं, वहां नहीं जाइए। मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी कहा, सर वहां नहीं जाना। मुन्ना सिंह चौहान जी ने अभी कहा कि जो है एक साफ छवि के व्यक्ति तीरथ सिंह रावत जी हैं। तो क्या आप नेशनल टेलीविजन पे ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं उनकी छवि सही नहीं जा रही थी पिछले 4 सालों में, इसलिए आपने उनको बदल दिया? आप बताइए, जिस प्रकार से सरकार के नाम पर परिवार का धंधा चलता स्वीकार करेंगे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि सही नहीं थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो कार्यशैली थी वो सही नहीं थी, इसलिए आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीचों बीच बजट सत्र को स्थगित करके और उनको जो है उनके ऊपर उनसे आपने इस्तीफा ले लिया। बजट सत्र पूरा चला है और बाकायदा जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, कार्यमंत्रणा समिति है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लीडरान थे, उनके सिफारिश के मुताबिक जितने इनका हाउस का बिजनेस तय हुआ उसके मुताबिक हाउस चला और हाउस अपना काम पूरा करने के बाद रविंद्र जी, सर टाइम नहीं है। इनको शायद हाउस के प्रतिमा जी एक मिनट, रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी बोलिए। आप कुछ कह रहे थे सर, हाउस के कामकाज के बारे में सर जल्दी पूरा कर लिए। मुन्ना सिंह चौहान जी, रविंद्र जी बोलिए। काम हाउस का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय सर ठीक है सर, और हाउस के बिजनेस सर ठीक है। मुन्ना जी, रविंद्र जी बोलिए, जल्दी सर कंप्लीट कीजिए। जिस व्यक्ति पर उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के वारंट निकाल दिए गए हों और जो खुद उच्चतम न्यायालय की शरण में गया हो, जो व्यक्ति जिसका खुद का विधायक कहता है कि जोलजीबी टनकपुर मार्ग पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जिनके खुद के मंत्री सतपाल महाराज जी कहते हो कि सूर्यधार जेल में करोड़ों रुपए का घपला है, वो साफ छवि वाले हैं, तो उनको क्यों हटाया गया भाई? आप बताएं ना। आप इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत जी साफ छवि के हैं? इसका मतलब ये होता है कि त्रिवेंद्र सिंह जी घोटालेबाज से, ये आप ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये कुछ सोच समझ के तो बोलिए मुन्ना सिंह चौहान जी, आप तो इतने वरिष्ठ नेता हैं। चलिए ठीक है सर, रविंद्र जी ठीक है, आपकी बात आ गई। मुन्ना सिंह चौहान साहब ठीक है सर, बात आपकी आ गई अब क्योंकि वक्त खत्म हो गया सर। इन्होंने कैसे ड्रॉ कर लिया? नहीं सर टाइम खत्म हो गया सर, प्लीज टाइम खत्म हो गया। आपने कहा सर कि स्मूथ ट्रांजैक्शन हुआ है। स्मूथ ट्रांजैक्शन तो हम उस दिन पर्सनली मानेंगे जिस दिन मंत्रियों के नामों का ऐलान हो जाए, विभागों का बंटवारा शुरू हो जाए और उसके बाद कामकाज शुरू हो जाए, उत्तराखंड का भला हो।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में मुखिया बदलने के बाद अब सबकी नजर है कि आखिरकार कौन कौन से मंत्री होंगे और उन मंत्रियों का विभाग कौन कौन सा होगा। अगले कुछ घंटे इंतजार कीजिए, कल तक संभवतः स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।